हेलो बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट एमसीक्यूज। बच्चों सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। बच्चों जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है पुराने आए हुए क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं। तो चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। जितने भी पेपर अपन करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जूनियर्स तक पहुंचाइए या अपने जो साथी है उन तक पहुंचाइए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे हम एक एक क्वेश्चन को। जो जिनमें हम डिटेल से पढ़ सकते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिनको हम डिटेल से नहीं पढ़ सकते उनको हम स्किप करेंगे आंसर बता के। चलिए ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग। पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग मतलब सर्जरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उनके बारे में बात चल रही है कि कौन सा जो है कोज नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बताइए, ओपनिंग ऑफ सूचर, की सूचर खुल जाए तो सूचर खुल जाए तो ब्लीडिंग जो है हो सकती है। ब्लड डिसऑर्डर है, अगर किसी को ब्लड डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया है तो भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। पेशेंट विथ एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट क्या होता है, जो ब्लड का क्लॉट नहीं जमने देते उनको हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, जैसे हिपेरिन। तो अगर एंटीकोगुलेंट ले रहा है पहले से, ठीक है, तो या पेशेंट हु अंडरवेंट मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, की किसी की मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हुई है। दो टाइप की सर्जरी होती है, मतलब सर्जरी तो इन्वेजिव ही होती है लेकिन दो वर्ड होते हैं, एक होता है इन्वेजिव, एक होता है नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव मतलब आप बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो रहे हो, इन्वेजिव मतलब आप बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, मिनिमल, मतलब थोड़ी सी आपके जो है क्या हुई है, मतलब जो आपने इंसिजन दिया वो छोटा दिया है। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा। क्वेश्चन वापस से देख लो। पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग का कारण नहीं है बोला है, तो सूचर खुल गए तो ब्लीडिंग होगी सर, बिल्कुल होगी। ब्लड डिसऑर्डर है थैलेसीमिया तो भी ब्लीडिंग के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो कोगुलेट नहीं होगा ब्लड, तो भी ब्लीडिंग वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पेशेंट मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हुई है तो कम चांसेस वहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया होगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या हमने आंसर किया है। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच इथाइलिन ऑक्साइड, मतलब ईटीओ की बात चल रही है यहां पर, ईटीओ इथाइलिन ऑक्साइड गैस किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की क्या मैकेनिज्म रहती है जिसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं जब आप ईटीओ करते हो। ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड, ईटीओ हम जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनको हम ईटीओ करते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। डिनेट्रेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू माइट्रो, मतलब पेशेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनका क्या हो जाएगा, प्रोटीन का ड्यूनेट्रेशन, मतलब प्रोटीन टूट जाएगा। दूसरा बोल रहा है इंटरफेरेंस विथ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, कि इंटरफेरेंस होगा मेटाबॉलिज्म में और रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है उसमें भी इंटरफेरेंस होगा। तीसरा बोल रहा है कि आपके जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। और चौथा बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर कंपाउंड, सेलुलर कंपाउंड जो रहेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो क्या राइट आंसर रहेगा बच्चों यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर। इंटरफेरेंस विथ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन्स एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट पूछ रहा है स्किन प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट इज डन बाय क्लीनिंग विथ, कि आप जब स्किन प्रिपरेशन करते हो, मान लो किसी साइड की सर्जरी है, जैसे हैंड की सर्जरी है, तो आपको हैंड को प्रिपेयर करना रहेगा सर्जरी से पहले। ठीक है, तो आप किससे करोगे, ये पूछ रहा है। प्रिपरेशन किससे करोगे, एंटीसेप्टिक से करोगे, डिसइंफेक्टेंट से करोगे, नॉर्मल सलाइन से करोगे या डिस्टिल वाटर से करोगे। तो हम किससे करते हैं बच्चों, क्या डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं पेशेंट को सर्जरी के लिए, मतलब वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव कर सकते हैं, नहीं सर। तो क्या आएगा, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो रहता है जैसे कि सेवलोन रहता है वो हम यूज लेते हैं। तो क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Why might an operation be postponed due to the gastrointestinal condition, कि किस gastrointestinal condition के कारण से सर्जरी पोस्टपोन हो सकती है। ठीक है, बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ स्टेबल अल्सर, की किसी के अल्सर हो रखे हैं तो, फुल स्टमक पेशेंट, बढ़िया खा पी के आया बढ़िया पेशेंट तो, या फिर तीसरा बोल रहा है एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जो है एब्सेंट है, या फिर बोल रहा है हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्राइटिस, कि किसी पेशेंट के गैस्ट्राइटिस की हिस्ट्री है। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा, पोस्टपोन किस केस में हो सकता है। देखो अगर अल्सर है उसके गैस्ट्रिक पार्ट में तो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट की सर्जरी हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो ये आंसर नहीं होगा। फुल स्टमक, अगर फुल स्टमक पेशेंट है तो आप पीएससी करते हो,
PAC आप किसी पेशेंट करते हो, प्री एनेस्थीसिया चेकअप जब आप करते हो, तो उस टाइम पे आप क्या कर दोगे, पेशेंट को आउट कर दोगे, भैया सर्जरी नहीं हो पाएगी आपकी, पोस्टपोन कर देंगे, मतलब बाद में हम शेड्यूल करेंगे और पेशेंट को हम उस टाइम पे समझाएंगे भी सही कि क्यों हम पोस्टपोन कर रहे हैं, और उसको आगे बताएंगे कि आपको खाना नहीं खाना है, तो फुल स्टमक पेशेंट, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया, PAC के टाइम पे प्री एनेस्थीसिया चेकअप इसको बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ 2.5%, एक सेकंड बच्चों, 2.5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोपेंटोन, की थायोपेंटोन ड्रग है, उसके बारे में बात चल रही है। बढ़िया तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों, पूरा बताऊंगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको ना, क्योंकि ये क्या है, ये जब हम जीए की ड्रग पढ़ते हैं, जब थायोपेंटोन को भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट आईवी एनेस्थीसिया है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज लिया गया था। देखो अभी पूरा बताता हूं आपको। तो पीएच के बारे में पूछ रहा है, चाहे 2.5% रहे या फिर 5% रहे, दोनों में से कुछ भी रहे, क्वेश्चन में अपने को 2.5 पूछा तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या 7 रहेगी मतलब न्यूट्रल रहेगा, या पीएच 12 रहेगी मतलब स्ट्रांगली एल्कलाइन रहेगा, या 5 रहेगा मतलब एसिडिक रहेगा, या 10.4 रहेगा हाईली एल्कलाइन। अभी जो सीआरई हुआ था, CRE, ठीक है, MCRE, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है। थायोपेंटोन के बारे में बात चल रही है, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे, देखना। अभी यहां पर लिख देते हैं हम थायोपेंटोन, लिखने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है, ठीक है, थायोपेंटोन। मैंने अभी अभी बताया क्या है ये, फर्स्ट आईवी एनेस्थीसिया है, जिसको कहां काम में लिया था, क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम में लिया था। फर्स्ट आईवी एनेस्थीसिया जिसको किसमें काम में लिया था, क्लिनिकल में काम में लिया था। किसने लिया था, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वॉटर, दूसरे का नाम था लुंड्री। कब लिया था, इन 1934। ये इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। थायोपेंटोन को काम में लिया था, आईवी एनेस्थीसिया क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम में लिया था, वॉटर एंड लुंड्री साइंटिस्ट हुए थे 1934 में। इसको एज ए एनेस्थेटिक काम में लिया, एज ए एनेस्थेटिक एजेंट काम में लिया गया था। दो साइंटिस्ट है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अब देखो इसकी पीएच के बारे में बात करते हैं। पीएच इसकी होती है बच्चों 10.4, 10.4 जो अपने से पूछा है, तो क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर, हाईली एल्कलाइन हो गया। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहां पर बोला है कैसी है ड्रग, सर इसका पीएच जो है वो 10.4 है, हाईली एल्कलाइन है। हाईली एल्कलाइन है तो ऐसे के साथ मिक्स नहीं करना है जो एसिडिक रहे, मतलब आरएल जो रहेगा आपके, उसके साथ में हम इसको प्रिपेयर्ड नहीं करेंगे। नॉट प्रिपेयर्ड विथ आरएल, नॉट प्रिपेयर्ड विथ आरएल, नॉट प्रिपेयर्ड विथ आरएल। लिंगर लेक्टेड जो सॉल्यूशन रहेगा उसके साथ में हम इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे। प्रिपेयर का मतलब कैसे, एमोर्फस पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में आता है, येलो कलर का पाउडर होता है ये, तो इसमें आपको डिस्टिल वाटर डालना पड़ेगा, उसके बाद में आपके पास में एक सॉल्यूशन तैयार होगा जिसको हम पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे। लेकिन वो सॉल्यूशन आप डिस्टिल वाटर की जगह कई बार एनएस भी यूज लेते हैं, लेकिन आरएल आपको काम में नहीं लेना है, क्योंकि आरएल का जो पीएच रहता है वो क्या रहता है, ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ आरएल। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका एसिडिक पीएच होता है आरएल का, इसलिए हम इसके साथ में इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आरएल के साथ बनाओगे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा पूरी तरीके, क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि क्रिस्टल बने, तो इसलिए हम किसके साथ में नहीं प्रिपेयर करते हैं इसको, आरएल के साथ में प्रिपेयर नहीं करते। ये मोटी मोटी बातें हमने किसके बारे में करी, थायोपेंटोन के बारे में, जो जो मोटी बातें थी। हाँ, इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं साथ ही साथ। यहीं पर इसकी डोज कितनी होती है बच्चों, 5 mg पर kg इसकी डोज हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें देखने को मिलती है। क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, जब आप किसी पेशेंट के लगाते हैं तो कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि साहब हमें गार्लिक या अनियन का टेस्ट आ रहा है, प्याज का या लहसुन जैसा टेस्ट फील हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के भी चांस रहते हैं। ये लिख लेना भाई, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गार्लिक और एनियन का टेस्ट किस इंजेक्शन को लगाने के बाद में देखने को मिलता है, पेशेंट कंप्लेन करता है, तो कौन सा रहेगा, थायोपेंटोन रहेगा। गार्लिक का या फिर अनियन का टेस्ट आ सकता है।
और क्या क्या करेगा सर? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन कर सकता है। ये भी क्या है? कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की और रेस्पिरेटरी की। तो ये तीन कॉम्प्लिकेशन मैंने बताई, 1, 2 और 3। और क्या देखने को मिल सकती है यहां पर? हिचकियां आ सकती है या फिर कफिंग हो सकती है। एक और बता देता हूं, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म और लेरिंगोस्पाज्म दोनों देखने को मिल सकते हैं। ये मेजर कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात हो गई अपनी। क्लियर है बच्चों? ये पूरी पता होनी चाहिए थायोपेंटोन सोडियम के बारे में। वैसे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, या तो पूछेगा पीएच के बारे में, या पूछेगा किसके साथ में प्रिपेयर नहीं करते हैं, या साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है किसने क्लिनिकली यूज लिया था, या कॉम्प्लिकेशन पूछ सकता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गार्लिक और अनियन का टेस्ट किस ड्रग के साथ देखने को मिलता है। पेशेंट कंप्लेन करता है तो अनियन रहेगा या फिर गार्लिक रहेगा। क्लियर है बच्चों? और थायोपेंटोन ड्रग का नाम हो गया। ये हो गई अपनी पूरी ड्रग के बारे में मोटी मोटी बातें। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस फ्लूइड इज क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड फ्लूइड इनमें से कौन सा है? हाइड्रोएथिल स्टार्च है, एल्बुमिन है, जिलेटिन है, या हाइपरटोनिक सलाइन है? बताइए। देखो दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक का नाम है क्रिस्टलोइड जो कि यहीं पर दिया गया है क्रिस्टलोइड, और दूसरे का नाम होता है बच्चों कोलोइड। कोलोइड टू टाइप, कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप। टू टाइप होते हैं, कोलोइड और क्रिस्टलोइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर देके जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि भैया कोलोइड कौन से होते हैं, क्रिस्टलोइड कौन से होते हैं। जैसे क्रिस्टलोइड के बारे में बात करते हैं, अपने से क्रिस्टलोइड पूछा है, आरएल, एनएस, डीएनएस, ये क्या है सारे? ये क्रिस्टलोइड टाइप के फ्लूइड है। कोलोइड कौन कौन से हो जाते हैं? कोलोइड आते हैं आपके डेक्स्ट्रांस, एल्बुमिन, डेक्स्ट्रांस हो गया, एल्बुमिन हो गया, एक होता है जिलेटिन, जिलेटिन। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्टेंट हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल एथिल स्टार्च, हाइड्रोक्सिल एथिल स्टार्च, ये पूरा एक ही है ना, RCH। ये इंपॉर्टेंट हो गई, एनएस हो गई, आरएल हो गई, डीएनएस हो गई, इधर डेक्स्ट्रांस, एल्बुमिन, जिलेटिन, हाइड्रोक्सिल स्टार्च, ये सारी हो गई कोलोइड, ये सारी हो गई क्रिस्टलोइड। यहां से क्वेश्चन बनता है एक चीज और, क्रिस्टलोइड फ्लूइड जो होते हैं इनका एलर्जिक रिएक्शन बहुत ही रेयर देखा जाता है, लेकिन कोलोइड जो फ्लूइड होते हैं इनका एलर्जिक रिएक्शन क्या है? कॉमन है, बहुत कॉमनली एलर्जी एलर्जी कर सकते हैं पेशेंट के। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं एलर्जी कॉमन। ठीक है, और टी हाफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, टी हाफ इसका होता है 2 to 4 आवर, मतलब इतनी देर तो प्लाज्मा में ये रहेगी ही रहेगी। इसका कम रहता है बच्चों, ठीक है, इसका रहता है लगभग टी हाफ 30 मिनट। इसका टी हाफ कितना हो गया? 30 मिनट। ये इंपॉर्टेंट है। एलर्जिक रिएक्शन, इसकी एलर्जिक रिएक्शन क्या है? येलो एलर्जिक, एलर्जिक रिएक्शन क्या है? रेयर है, बहुत रेयरली देखने को मिलती है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, यहां पर इंपॉर्टेंट है, देखना, ब्लड से बात करते हैं। अगर किसी पेशेंट के मान लो हाइपोवोलीमिया हो गया, हाइपोवोलीमिया का मतलब होता है बॉडी में फ्लूइड कम हो गया, ठीक है, तो वॉल्यूम कम हो गया ब्लड ब्लीडिंग के कारण से, तो ब्लीडिंग के कारण से हाइपोवोलीमिया, उसके कारण से मान लो हाइपोटेंशन हो गई, मतलब बीपी भी कम हो गई साथ में। अब आपको जो है बीपी मेंटेन करके रखना है फ्लूइड देके, तो फ्लूइड दोगे आप, तो मान लो, देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है एक अच्छी बुक में, 100 ml ब्लड लॉस होता है किसी पेशेंट का, और आपको मैनेज करना है आईवी फ्लूइड से।
अगर आप उसको क्रिस्टलोइड फ्लूइड देते हो, कौन सा देते हो? क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड जैसे NS हो गया, RL हो गया, DNS हो गया, ये फ्लूइड देते हो, ठीक है, तो क्या होगा? ये भी आता है उसमें, हाइपरटोनिक स्लाइन भी यही है भाई। हाइपरटोनिक स्लाइन भी किसका एग्जांपल है? क्रिस्टलोइड का एग्जांपल है। तो क्रिस्टलोइड दोगे तो कितना देना पड़ेगा? 100 ml ब्लड डोज हुआ तो आपको 150 ml जो है ये फ्लूइड देना पड़ेगा। मतलब रेशियो क्या निकल के आया, यही लिख देता हूं बच्चों, 1:1.5। अरे 1.5 गुना दे रहे कि नहीं दे रहे? 100 ml ब्लड डोज हो रहा है तो 1.5 गुना दे रहे हो ना, 150 ml दे रहे हो। लेकिन कोलोइड के साथ में ये परेशानी नहीं है। कोलोइड के साथ क्या होता है, अगर 100 ml ब्लड लॉस हुआ तो आप क्या करो, उसको ब्लड मतलब फ्लूइड कितना दे सकते हो? 100 ml ब्लड लॉस हुआ तो 100 ml ही आप अगर उसको कोलोइड फ्लूइड दे देते हो तो मैनेज वो हो जाता है। आई बात समझ में? मतलब प्लाज्मा की जो, और प्लाज्मा में दूसरी चीज, प्लाज्मा में ज्यादा देर तक रहता है। देखो इसका टीहाफ कितना लिखा है, मतलब क्रिस्टलोइड का टीहाफ कितना लिखा है अपन ने? क्रिस्टलोइड का टीहाफ 30 मिनट। एक सेकंड बच्चों, प्यारे बच्चों, रुकिए जरा, सब्र कीजिए। ये लो, क्रिस्टलोइड का कितना लिखा हमने? 30 मिनट लिखा है, लेकिन हमने कोलोइड का कितना लिखा है? 2 से 4 घंटे। मतलब ज्यादा देर तक जो है प्लाज्मा को एक्सपेंड कौन करेगा? कोलोइड करेगा। जबकि क्रिस्टलोइड जो है बच्चों, वो क्रिस्टलोइड कम देर तक ही जो है प्लाज्मा को एक्सपेंड करेंगे, 30 मिनट तक ही एक्सपेंड करेंगे। आई क्या बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद करना बिल्कुल आसान है, इधर 3-4 नाम याद करने, इधर थोड़े बहुत आपको नाम याद करने पड़ेंगे। कॉमनली जो यूज लिया जाता है वो हाइड्रोक्सिल एथिल स्टार्च को काम में लिया जाता है। ऐसे रहने देता हूं, ऐसे अंडरलाइन कर देता है, पर इसको सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। आई क्या बात समझ में? ये हो गया अपना क्रिस्टलोइड और कोलोइड फ्लूइड के बारे में लगभग सारी बातें क्लियर है। इसका आंसर कर देते हैं। क्या पूछा हमसे? क्रिस्टलोइड पूछा, इसका आंसर तो किया ही नहीं यार। हाँ, हमसे क्या पूछा है? क्रिस्टलोइड फ्लूइड। अब देखो कहां दिख रहा है आपको? सर ये तो कोलोइड है, ये भी कोलोइड है, ये भी कोलोइड है, ये देखो ये हाइपरटोनिक स्लाइन। मैंने यहां पर बोला भी था, ये देखो एरो लगा हुआ कि हाइपरटोनिक स्लाइन जो है वो क्या होता है? क्रिस्टलोइड टाइप का फ्लूइड होता है हाइपरटोनिक स्लाइन। क्लियर है बच्चों? ये हो गया अपने पूरे आंसर के बारे में बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे समझ में आ रहा है ना? समझ, देखो अगर कोई भी चीज समझ नहीं आई बच्चों तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में वापस से मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर कई बार बोलते समय मेरे से प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाए, या जैसे मैं मान लो, जैसे भी मैं कुछ दिन पहले मेथेन लिख रहा था, मैंने बोला CH4 फॉर्मूला लेकिन लिख मैंने CH2 दिया, तो ऐसी छोटी गलतियां हो जाती है कई बार, तो उनको आप जो है बता दिया करो। या तो वैसे मुझे पता रहता है, मैं वीडियो में खुद भी देखता हूँ बाद में, क्या गलतियां हुई अगली क्लास में, क्या सुधारा जाए, क्या मैं नई चीज आपको बताऊं, वो सारी चीजें मैं देखता हूँ। और आपकी कमेंट्स भी मैं देखता हूँ, आप चाहो तो आराम से कमेंट कर सकते हो, ठीक है भाई। गालियां वालियां मत देना, कुछ चीज समझ नहीं आए तो बोल देना कि ये चीज समझ नहीं आई, मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से बता दूंगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, और अपना आंसर खुद करके रखा करो पहले से। बोल रहा है बाय डेफिनेशन हु इज द मेंबर ऑफ द स्टेराइल सर्जिकल टीम हु प्रोवाइड हीमोस्टेटिस एंड एक्सपोज ड्यूरिंग सर्जरी। कि सर्जरी के दौरान हीमोस्टेट और एक्सपोजर कौन प्रोवाइड करवाता है? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करवाएगा, रेडियोग्राफर कराएगा, सर्जिकल असिस्टेंट कराएगा, या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कराएगा? देखो सीधी सी बात इतनी सी है, इसमें समझने समझाने की बात यह है कि कौन सर्जरी करा रहा है, ये पूछ रहा है। स्ट्राइल सर्जिकल टीम का मेंबर कौन है? तो कौन है? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सर एनेस्थीसिया देने काम करेगा। रेडियोग्राफर या तो सीआरएम चला रहा होगा ओटी में, या फिर अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करेगा। सर्जिकल असिस्टेंट, सी इज द राइट आंसर। सर्जिकल असिस्टेंट जो है वो वहां पर काम कर रहा होता है, वो आपको जो है एक्सपोजर प्रोवाइड करवा रहा होता है। और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या करेगा? ये इधर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो रहेगा इसकी मदद करवाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़िए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। कौन सा जो है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड रहेगा, ठीक है, आइडोस्पोर रहेगा, या नन ऑफ दीज। बताइए क्या रहेगा? हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट पूछा, मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूं। हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट शॉर्ट में लिखा है बच्चों ना, समझ जाना आप लोग कौन कौन से होते हैं हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट के। यहां पर नाम मैं आपको लिख देता हूं। एक होता है ग्लूटर एल्डिहाइड, ग्लूटर, थोड़ा सा उधर ज्यादा हो गया क्या? ये लो, ग्लूटर एल्डिहाइड, ये हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ए राइट आंसर, ठीक है, यहां पर आपको दिख ही रहा है।
सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर आइडोस्पोर, ये क्या होते हैं? ये हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट नहीं होते, या तो आप इनको बोलोगे इंटरमीडिएट या फिर बोलोगे लो, ठीक है। तो ग्लूटरएल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ये दोनों क्या है? हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है। एक नाम और था इसमें हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट में, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये लो हाइड्रोजन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड। ये लो 1, 2 और 3, ये तो हो गया हाई लेवल। ये दोनों किसमें हम कंसीडर करेंगे? जो इंटरमीडिएट या लो लेवल डिसइंफेक्टेंट होते हैं उसमें हम कंसीडर करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड, आइडोस्पोर। इसमें और क्या जाएगा? एल्कोहल। यहां पर लिख देता हूं, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और ये हो गया 3 नंबर, ठीक है। और इसमें जो है एक यहां पर लिख देता हूं, क्या हो जाता है बच्चों? एल्कोहल, एल्कोहल्स। ये लो, क्लियर है? ये हो गया अपने डिसइंफेक्टेंट के बारे में बात। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर कैन नो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव डायरेक्ट एक्सपोज टू स्टीम फॉर लॉन्गर देन 5 मिनट। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पे नो लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर डायरेक्ट एक्सपोजर होगा स्टीम का लॉन्गर देन 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा। तो बताइए किस टेम्परेचर पे? इधर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, इधर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है। अपन डिग्री सेल्सियस देख लेते हैं, अपने लिए बहुत इजी रहता है क्योंकि हम याद भी ज्यादातर इसी में करते हैं। हम पहले माइक्रोबायोलॉजी की अपने कई बुकें पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर इसी में पढ़ते हैं। हालांकि कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, किस दिन क्लास होगी तो आपको कन्वर्ट करना भी बता दूंगा। अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस फॉर लॉन्गर देन 5 मिनट। दूसरा बोल रहा है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर लॉन्गर देन 15 मिनट। फिर बोल रहा है 54 डिग्री सेल्सियस फॉर लॉन्गर देन 10 मिनट्स, और फिर बोल रहा है 65 डिग्री सेल्सियस लॉन्गर देन 15 मिनट। क्लियर है बच्चों? आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया? सुनो मेरी बात, सीधा सीधा मतलब ये ऑटोक्लेव के बारे में पूछ रहा है कि भाई साहब आपने ऑटोक्लेव में जो है आपके जो ओटी के इक्विपमेंट थे वो रखे, उन पे अगर कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो किस डिग्री सेल्सियस पे अगर आप उनको 15 मिनट तक रखोगे तो वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। 15 मिनट तक अपनी सांस वो नहीं रोक सकते तो क्या हो जाएंगे? वो खत्म हो जाएंगे। तो बताइए किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री पे 5 मिनट, अरे खुद बोल रहा है 15 मिनट बोल रहा है भाई साहब, खुद आप 15 मिनट बोल रहे हो। फिर 121 डिग्री, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर इतना ही होता है साहब 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। इस पे अगर आप रखते हो तो वो क्या होंगे? गया, काम से गया। अब इधर ऑटोक्लेव के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर यहां लिख देते हैं टेम्परेचर, थोड़ा और उधर कर लेते हैं, थोड़ा और उधर कर लेते हैं, ये लीजिए, ये लो। हम क्या क्या लिख रहे हैं? टेम्परेचर कितना कितना सर? 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं प्रेशर, प्रेशर कितना सर? 15 psi। यहां लिख लेते हैं हम टाइम, ये लो टाइम, टाइम ही कह दे 15 मिनट, ये टाइम कितना कह दिया? 15 मिनट। ये टेम्परेचर बता रहा हूं आपको ऑटोक्लेव का, क्लियर है? यहां पर टेम्परेचर लिख लेते हैं फिर 134 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर कितना आ जाएगा बच्चों? 30 psi, और टाइम कितना हो जाएगा? 3 मिनट के समथिंग। 3 to 5 मिनट भी आपको देखने को मिल सकता है, कई जगह 3 to 5 मिनट भी रहेगा, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये दो टेम्परेचर हो गए। एक टेम्परेचर होता है इनके बीच का मैं सॉरी लिखना भूल गया, सॉरी बच्चों, 124 डिग्री सेल्सियस। अरे यार बीच में नहीं लिखूंगा मैं अलग से लिख देता हूं यार, बीच में नहीं, बीच में ना बोल तो क्या करें, अलग से लिख देते हैं। लो ये लो, कई कई क्या होता है, कई पढ़ाते पढ़ाते एकदम से रील आ जाती है माइंड में, तो रील बाहर निकल जाए। तुम भी सब देखते हो, मुझे पता है, तुम क्लास से ज्यादा रील ही देखते हो। कितना होता है? 124 डिग्री सॉरी 126 डिग्री, 4 लिख दिया क्या? पहले ही 4 लिखा था। 126 डिग्री सेल्सियस। इसमें पीएसआई में कितना प्रेशर होगा सर? लगभग लगभग 20 psi। और टाइम क्या हो जाएगा? देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा और टाइम कम होता जाएगा, ये चीज याद रखनी है। 121 पे क्या था प्रेशर सर? 15 psi था, और टाइमिंग 15 मिनट था। सर जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ाया हमने? 121 डिग्री सॉरी 126 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिया, तो प्रेशर भी क्या हो गया? ऑटोमेटिक 15 से कितना हो गया? 20 psi आएगा, और इसी हिसाब से टाइमिंग भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ये लो 15 से कितनी हो गई? 10 मिनट।
फिर टेम्परेचर बढ़ाओ सर 134 डिग्री सेल्सियस ले गए, प्रेशर बढ़ेगा सर 30 psi हो गया, टाइम कम हो जाएगा। ये लो, जितना टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर ज्यादा और टाइम कम, मतलब फटाक से मरेंगे। ये हो गई बात ऑटोक्लेव के बारे में। और अपने से इधर पूछा भी यही था तो हमने इसका आंसर भी बड़े आराम से कर दिया है, कोई माथाफोड़ी वाली बात नहीं है, प्यार पूर्वक सारा काम हो गया है। बोलो स्वाहा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये छेड़ रहा है थोड़ा मुझे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट बोल रहा है डैश फ्लोरेन इज आइसोमर ऑफ विच इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। कि डैश फ्लोरेन जो होता है, न्यू एजेंट में हम पढ़ते हैं डैश फ्लोरेन को। डैश फ्लोरेन क्या है? इनहेलेशनल एजेंट है, जो नाक से सूंघा के दिए जाते हैं बच्चों, जो नए बच्चे उनको बता रहा हूं, जो नाक से सूंघा कर एनेस्थीसिया दिया जाता है उसको इनहेलेशनल एजेंट बोलते हैं। इनहेल करके जो लिया जाता है इनहेलेशनल एनेस्थीसिया कहलाता है। जैसे हेलोथेन, सेवफ्लोरेन, डैश फ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, ये सब क्या है? इनहेलेशनल एजेंट है। लिक्विड फॉर्म में आते हैं, एनेस्थीसिया मशीन में भरे जाते हैं, उसके बाद में ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में दिए जाते हैं। ऑक्सीजन का रेशियो लगभग रहता है, O2 का रेशियो रहता है 33.3%। N2O जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड, अरे मिट जा रहा। N2O जो रहती है उसका प्रेशर जो रेशियो रहेगा बच्चों 6.6%। और बाकी बचा उचा क्या रहेगा? इनहेलेशनल एजेंट रहेगा, जिसमें हम डेस्फ्लोरेन, सेवफ्लोरेन, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन सब में से कोई भी एक काम में लेते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट और पेशेंट्स कंडीशन। ठीक है, जब ये पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा साइड इफेक्ट क्या होते हैं इनके, किस पेशेंट में क्या काम में लेते हैं। किसी का मेटाबॉलिज्म रीनल से हो रहा है और रीनल फेलियर का पेशेंट आ गया तो उसको हम काम में नहीं लेंगे। इस तरीके से मतलब धीरे धीरे समझोगे तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीजें समझ में आएगी। अब आपसे पूछा कि डेस्फ्लोरेन जो है बच्चों वो किसका आइसोमर है, इतना सा पूछा है। क्या सेवफ्लोरेन का है, आइसोफ्लोरेन का है, हेलोथेन का है या एनफ्लोरेन का है? बात करते हैं बच्चों डेस्फ्लोरेन के बारे में। डेस्फ्लोरेन में क्या होता है? जब आप इसका आइसोमर क्या सॉरी अनप्लीजेंट स्मेल आती है, इसमें गंदी स्मेल आती है, बदबूदार स्मेल आती है, तो अनप्लीजेंट इंडक्शन होगा, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, मतलब बच्चे तो उसको काम में ही नहीं लेते हैं। यहां पर मेंशन कर देता हूं पंजेंट ऑर्डर, गलत बोल दिया मैंने, अनप्लीजेंट बोल दिया, पंजेंट ऑर्डर मतलब बात है कि पंजेंट ऑर्डर, ठीक है, मतलब कड़वी सी बदबू। और डे केयर सर्जरी में यूज लिया जाता है, डे केयर सर्जरी में यूज लिया जाता है। आपको खुद पता होना चाहिए डे केयर सर्जरी क्या होती है। आज ऑपरेशन किया, आज ही घर भेज रहे हैं हम। डे केयर सर्जरी, डे केयर सर्जरी में उन्हीं एजेंट को काम में लिया जाता है, चाहे वो ड्रग हो, चाहे इनहेलेशन एजेंट हो या कुछ और हो। डे केयर सर्जरी में उन्हीं को काम में लिया जाएगा जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है बच्चों? लो होता है। फास्ट रिकवरी जिनकी होती है, सॉरी क्या होती है? रिकवरी क्या होती है? फास्ट होती है। मतलब लगाया आपने, थोड़ी देर बाद में इफेक्ट खत्म हो गया। फास्ट रिकवरी जिनको होगी उनको डे केयर सर्जरी में हम काम में लेंगे। मैंने बोला पंजेंट क्या होती है? ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, ठीक है। और पंजेंट ऑर्डर मतलब गंदी बदबू के कारण से क्या होता है? अनप्लीजेंट इंडक्शन का मतलब होता है जब आप पेशेंट को ड्रग लगा रहे हो तो क्या होता है? इंड्यूस होता है उससे। क्लियर है? ये हो गई इसके बारे में बात। डेस्फ्लोरेन का क्या रहेगा? आइसोफ्लोरेन। ये लो, ये क्या होता है? आइसोफ्लोरेन जो एक ड्रग है, मतलब वो इनहेलेशन एजेंट रहता है, उसका क्या रहता है? ये आपके आइसोमर रहता है। इसमें क्या होता है? क्लोरीन एटम होता है। जब इसकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब आती है, थोड़ा ज्यादा हेवी डोज हो जाएगा आपके लिए। क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ जाता है, बस इतना सा होता है। क्लोरीन जो एटम होता है ना, ये लो, ये किससे रिप्लेस हो जाता है? आपके फ्लोरीन से। क्लोराइड बोल रहा हूं मैं, Cl माइनस क्लोराइड पढ़ोगे। क्लोरीन याद रखना है, क्लोरीन एटम जो होता है वो क्या हो जाता है? फ्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाता है। तो ये हो गए अपने किसके बारे में बात? डेस्फ्लोरेन के बारे में बात। एक बात और थी इंपॉर्टेंट, मेरे को याद नहीं आ रही मैं क्या बताना चाह रहा था। डे केयर सर्जरी बता दिया, रिकवरी बता दिया, इधर इनके बारे में बात हो गई, वह प्लीजेंट ऑर्डर के बारे में बात हो गई, अनप्लीजेंट इंडक्शन के बारे में बात हो गई, यूज इन डे केयर सर्जरी हो गई, बस यही बातें थी, ठीक है। रैपिड इसका क्या होता है? ऑनसेट होता है और रैपिड इसकी रिकवरी होती है। हाँ, रैपिड रिकवरी बता दिया, रैपिड ऑनसेट नहीं बताया। रैपिड ऑनसेट और रैपिड रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया इनके बारे में बात। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां पर बीच में हिंदी मैंने ले ली है,
लेकिन मैं यहां पर क्वेश्चन में हिंदी लेने का सिर्फ इतना सा सारांश था। ये क्वेश्चन में हिंदी लिखी हुई थी तो मैंने भी ले ली, लेकिन सारांश ये है, मैं सिर्फ आप लोगों को जो बच्चे बोलते हैं ना हिंदी में पढ़ाओ हिंदी में पढ़ाओ, उनको ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा तो भी उतना ही समझ में आएगा जितना हिंदी में। देखना, बोल रहा है व्हाट इज द रिकमेंडेड बेस्ट मेथड फॉर हेयर रिमूवल बिफोर सर्जरी इफ नेसेसरी। यदि आप किसी पेशेंट की सर्जरी कर रहे हो और उसके हेयर रिमूव करना आवश्यक है तो आप किससे रिमूव करोगे। मैं इस तरीके से क्वेश्चन समझाता हूं, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन ऐसे ही करता हूं जैसे भी किया, और इंग्लिश में हिंदी में पढ़ लो कैसे लिखा हुआ। अति आवश्यक, यदि अति आवश्यक है तो सर्जरी से पूर्व बालों को हटाने के लिए अनुशासित सबसे अच्छी विधि क्या है। अब मेरे को बताओ, मैं जो समझा रहा हूं हिंदी में वो ज्यादा ठीक लग रहा है या फिर हिंदी में पढ़ना ज्यादा ठीक लग रहा है। बोलूंगा मैं हिंदी में ही, मेरे को खुद इंग्लिश ढंग से बोलनी नहीं आती, क्यों चिंता कर रहे हो यार तुम, हिंदी में ही समझाऊंगा, परेशान मत हो। अब बोल रहा है कि कैसे रिमूव करोगे, क्या आप उनको पकड़ के उखाड़ लोगे मतलब प्लिकिंग करोगे, या फिर आप क्या करोगे यूज करोगे क्रीम, या आप क्लिपर काम में लोगे, मतलब आप क्लिपर का मतलब हो गया जो ट्रिमर आता है ना, ट्रिमर, और वैक्स करोगे। तो हम ओटी में उखाड़ने तो बैठेंगे नहीं कि पेशेंट है कि यार कैथेटराइजेशन करना है, एक काम करो उसके बाल उखाड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। तो लो, या फिर किसी जो साइट ऑफ सर्जरी है, मान लो हाथ ऑपरेट होगा तो साइट ऑफ सर्जरी के बाल रिमूव करने, तो हम ऐसे थोड़ी करते हैं उखाड़ देते हैं, उनको साफ करते हैं। कैसे करते हैं, नहीं उखाड़े, क्रीम लगाते हैं, नहीं साहब कहां क्रीम लेने जाओगे, रहने दो। हम या तो काम में लेते हैं ट्रिमर, तो सी इज द राइट आंसर। फिर आता है वैक्सिंग, वैक्सिंग करने थोड़ी बैठ रहते हैं वहां, वैक्सिंग करने बैठे थोड़ी रहते हैं, नहीं करते ना वैक्सिंग, तो ये भी क्या हो गया गलत, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, बेस्ट मेथड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़िए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है विच सर्किट क्लासिफाइड एज मेपल्सन ऐप इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर पीडियाट्रिक यूज। विच सर्किट, कौन सा सर्किट इसमें है जो क्लासिफाइड किया गया है एज मेपल्सन ऐप, जिसका नाम क्या है मेपल्सन एफ, मेपल्सन ए बी सी डी ई एफ, ऐसे क्लासिफाई किए गए हैं सर्किट, ठीक है, ब्रीदिंग सर्किट। तो बोल रहा है कि कौन सा सर्किट है जो मेपल्सन ऐप टाइप से क्लासिफाइड किया गया है और स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया गया, पीडियाट्रिक सर्किट, पीडियाट्रिक के लिए यूज, मतलब बच्चों के यूज के लिए डिजाइन किया गया, कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वापस बता देता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक ऐसा सर्किट का क्लासिफिकेशन जिसमें मेपल्सन ऐप सर्किट उसका नाम दिया है और डिजाइन किया गया बच्चों के लिए, कौन सा होगा, एयर्स टी पीस होगा, जैक्सन एंड रेस सर्किट होगा, बेन सर्किट होगा, या मैगिल सर्किट होगा, बताइए, करो कमेंट, कमेंट करके बताइए। पीडियाट्रिक, जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है, और जो बच्चे जिनकी एज मतलब वजन 20 केजी से नीचे होता है उनके लिए काम में लिया जाता है कौन सा, मेपल्सन ऐप सर्किट, नाम दिया जाता है जैक्सन एंड रेस सर्किट। क्लियर है बच्चों। बात आती है बेन सर्किट और मैगिल सर्किट। मेपल्सन ए सर्किट जो रहता है उसको बोला जाता है मैगिल सर्किट, मेपल्सन डी सर्किट जो रहता है उसको जो बोला जाता है बेन सर्किट। किसी दिन सर्किट की क्लास होगी या किसी दिन सर्किट का क्वेश्चन आएगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा। स्पॉन्टेनियस के लिए कौन यूज लिया जाएगा और कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए कौन यूज लिया जाएगा। सीआरई अभी हुआ था, सीआरई में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सर्किट जो है, हालांकि सबके नाम आए थे, कौन सा सर्किट जो है स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग के लिए प्रिफरेबल रहेगा। स्पॉन्टेनियस के लिए प्रिफरेबल रहता है मैगिल सर्किट और कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए प्रिफरेबल रहता है बेन सर्किट। मेपल्सन ए और मेपल्सन डी सर्किट। आई क्या बात समझ में प्यारे बच्चों, ये लो, ये डी और मेपल्सन डी मतलब बेन सर्किट। क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हूं मैं, मैगिल और यही है ना, हाँ यही है। कई बार क्या होता है फ्लो में आप उल्टा बता देते हो, मैगिल की जगह बेन बताओ, बेन की जगह मैगिल बता दो, लेकिन हम सही हैं, हमने आराम से तसल्ली के लिए कर लिया अपना मैगिल और बेन, हाँ बिल्कुल क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, सर्किट अच्छे हैं, क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं सर्किट में, तो कई बार आते हैं क्वेश्चन, कैरोगेटिव ट्यूबिंग किसमें है, ठीक है, क्या काम में आती है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पढ़ेंगे धीरे धीरे, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, नो प्रॉब्लम। पूछ रहा है विच साइज सिलेंडर आर यूज्ड ऑन एनेस्थीसिया मशीन, किस टाइप का सिलेंडर जो है एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर काम में लिया जाता है। टाइप सी सर्किट को काम में लेंगे, ई साइज, एफ साइज और डी साइज। देखो एनेस्थीसिया मशीन में जो सिलेंडर लगाया जाता है उसको बोलते हैं टाइप ई सर्किट, मतलब इसका आंसर करते हैं उसके बाद चीजें बताता हूं। ये लो बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब सुनो,
सिलेंडर होते हैं ए साइज से लेके और डबल एच साइज तक। ए मतलब स्मॉलेस्ट, एच मतलब लार्जेस्ट। क्लियर है? तो ऐसे होगा, ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया, फिर एफ हो गया, फिर जी हो गया, और फिर एच हो गया, और फिर डबल एच हो गया। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 फिर सबसे बड़ा। ऐसे होता है। तो जो ई टाइप का सिलेंडर रहता है, ये एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के साथ में अटैच किया जाता है। सिलेंडर मशीन के पीछे की तरफ लगाया जाता है, योक असेंबली में लगाया जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिलेंडर कहां फिट होते हैं, योक असेंबली में फिट होते हैं, या क्वेश्चन पूछ लिया जाए योक असेंबली क्या होती है, जहां पर सिलेंडर फिट किए जाते हैं उस जगह को योक असेंबली कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया ई साइज। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़िए। बोल रहा है द इंपोर्टेंट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन सीपीआर, कि जब आप किसी पेशेंट को सीपीआर दे रहे होते हैं, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन चल रहा होता है, उस टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों सीपीआर हम क्यों कर रहे हैं, ये पूछ रहा है। इंपोर्टेंस ऑफ सीपीआर पूछ रहा है। वेक द पेशेंट, की पेशेंट जग जाए, ठीक है। इंप्रूव द कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस ऑफ द पेशेंट, की पेशेंट जगाने के लिए पेशेंट को, इंप्रूव करने के लिए, या फिर तीसरा बोला मेंटेन द ब्लड प्रेशर एंड पल्स, कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और पल्स मेंटेन रहे। चौथा बोल रहा है डिलीवर द ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। घूम मत जाना क्वेश्चन में, आंसर करो खुद का। मैं आंसर बताऊंगा शांति से, आराम से आंसर कीजिए इसका, लिख लो खुद का, पढ़ो और लिख लो, आंसर लिख लो खुद का। ठीक है? इंपॉर्टेंस पूछ रहा है चेस्ट कंप्रेशन की, सीपीआर क्यों देते हो, रेस्ट। जब तक मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, वैसे तो बहुत इजी है लेकिन फिर भी थोड़ा बताता हूँ। क्या रेशियो रहता है कंप्रेशन का, चेस्ट कंप्रेशन, ये लो सर 30 और 2 का रेशियो रहता है ना। 30 कंप्रेशन देते हो, 2 क्या देते हो, रेस्क्यू ब्रीथ। 1 मिनट में कितने कंप्रेशन दिए जाते हैं सर, 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट आप देते हो। सही बात ना सर। चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ क्या रहती है सर, लगभग लगभग 2 इंच रहती है। नॉट मोर देन, एक वर्ड बोल देता हूं, नॉट मोर देन 2.4 इंच। 2.4 इंच से क्या नहीं होनी चाहिए, ज्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए। चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ मतलब जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो कितना चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बारे में बात चल रही है। 2 इंचेस के समथिंग लेते हैं एडल्ट पेशेंट में, और 2.4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लगभग 2 से 2.4 इंच, ऐसे भी आंसर आप कर सकते हैं। उम्मीद आप लोगों ने इसका आंसर अपना लिख लिया होगा। तो क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर, ताकि डिलीवर द ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन का मतलब हो गया ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, ठीक है। आपके हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन, मतलब हार्ट से तो ब्लड हम कर ही रहे हैं, और लंग्स तक जा रहे हैं ब्लड, ताकि वहां से ऑक्सीजन लाए। तो ये क्या रहेगा, डी इज द राइट आंसर। कुछ लोगों ने ये भी किया होगा, देखो ये तो नहीं किया होगा, उम्मीद है ये भी नहीं किया होगा। सी राइट आंसर किया होगा कुछ लोगों ने, कि मेंटेन द ब्लड प्रेशर एंड पल्स, लेकिन ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। पल्स को मेंटेन करने के लिए अगर इससे नहीं आ रही है तो हम क्या देते हैं पता है तुम्हें, डिफिब्रिलेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। सीपीआई स्टैंड्स फॉर कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम अल्कोहल कंसंट्रेशन रिकमेंडेड फॉर हैंड सैनिटाइजर टू बी इफेक्टिव इन किल मोस्ट पैथोजन, किलिंग मोस्ट पैथोजन। कि आप जो हैंड सैनिटाइजर लेते हो उसमें अल्कोहल का मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए, जिससे क्या हो, हैंड सैनिटाइजर इफेक्टिव हो किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में या पैथोजेंस को मारने में, वो जो है इफेक्टिव हो सकता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरे, लेकिन काफी हद तक इफेक्टिव रहे पैथोजेंस के लिए। 40% रहेगा, 70% रहेगा, 90% रहेगा, 60% रहेगा। मतलब वो जो सॉल्यूशन रहे वो इतना डाइल्यूटेड रहे कि उसमें मिनिमम 60% क्या होनी चाहिए, मैंने आंसर ही बता दिया फ्लो में। 60% उसमें क्या रहनी चाहिए, एल्कोहल होनी ही चाहिए। तो डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। मतलब इतनी मिनिमम रहेगी तो पैथोजन जो है आराम से मर जाएंगे। और ये 60% क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट बोल रहा है बीएमडब्ल्यू से क्वेश्चन है भाई, बीएमडब्ल्यू
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। विच कलर कोडेड बैग, कौन सा कलर कोडिंग का बैग इज यूज फॉर डिस्पोजिंग, यूज लिया जाता है डिस्पोज करने के लिए इन्फेक्शन वेस्ट सचेस्ट यूज स्वाब्ड, कि कौन सा कलर का बैग रहेगा जिसको हम काम में लेंगे इन्फेक्टेड वेस्ट जैसे कि स्वाब को डालने के लिए, ठीक है। और बैंडेज, यहां पूरा बैंडेज अपन ने पढ़ा नहीं, स्वाब और बैंडेज, रेड लोगे, ब्लू लोगे, ब्लैक लोगे या फिर येलो लोगे, बताइए। ये क्वेश्चन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से। देखो बात आती है रेड की, आर मतलब रेड और आर मतलब रबर, सही बात है। तो रबर के जो भी आइटम रहेंगे उनको हम कहां डिस्पोज करेंगे, प्लास्टिक आइटम हो गए रेड में जाएंगे, जैसे खाली जो आरएल या एनएस की जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं उनकी बोटल्स हो गई, ठीक है। उसके अलावा आपका ब्लड बैग हो गया, या उसके अलावा आईवी सेट हो गए, वो सब कहां डिस्पोज कर रहे हो आप, रेड में डिस्पोज कर रहे हो, ठीक है। ग्लव्स हो गए, तो ये तो नहीं है साहब, ये तो पैथोजेनिक सॉरी इन्फेक्शियस बोल रहा है। ब्लू कलर, सर ब्लू कलर में ऐसे आइटम डाले जाएंगे जैसे ग्लास के आइटम हो गए, क्लियर है, जो नुकीले आइटम है ग्लास से रिगार्डिंग, तो ब्लू में। ब्लैक में सर यहाँ जनरल वेस्ट डाला जाएगा, बिस्किट खाया वहीं डाल दिया, ठीक है। कोई एप्पल खाई, एप्पल आदि खाई, आदि वहीं फेंक दी, केला खाया, केले का छिलका, ब्लैक में। येलो में क्या डाला जाएगा बच्चों, जो इन्फेक्शियस वेस्ट रहेंगे, जिन पे ब्लड लगा हुआ है, इन्फेक्टेड हो रखे हैं, वो सारे, जैसे आपके स्वाब हो गए या फिर बैंडेज हो गए या एम्पुटेशन हो गया, मान लो ओटी में जब एम्पुटेट करते हो, एम्पुटेशन का मतलब क्या होता है, किसी पार्ट को काट के हटा देते हैं, बॉडी से अलग कर देते हैं, गैंग्रीन हो गया, खराब हो गया वो पार्ट, काट के हटा देते हैं, एम्पुटेशन होता है ओटी में। तो एम्पुटेटेड जो पार्ट रहेंगे उनको भी कहां डालेंगे, येलो में डालेंगे, तो डी इज द राइट आंसर। आई क्या बात समझ में, ये हो गई कलर कोडिंग के बारे में बात। अब एक बार फटाक से रैपिडली हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या है, जिन बच्चों ने अब तक ध्यान नहीं दिया अब ध्यान दे देना। हमने पढ़ा क्या है, हमने पहला पढ़ा है पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग जो होती है वो किसके कारण से हो सकती है, मतलब सॉरी कौन इसका कारण नहीं है, तो जो पेशेंट किसके रहेंगे, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होगी उनमें जो है ब्लीडिंग के चांसेस क्या है, मतलब ये कारण नहीं है, नॉट कॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग। नेक्स्ट बोल रहा है ईटीओ के बारे में बात चल रही है, ईटीओ मतलब ईटीओ में जाके क्या होता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनके जो प्रोटीन रहता है उसका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नॉर्मल नहीं रहेगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो रहता है उसमें भी क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भी आपके दिक्कत आएगी। नेक्स्ट हमने बोला कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के बारे में, स्किन प्रिपरेशन एंटीसेप्टिक। फिर हमने बोला कि आपका सर्जरी पोस्टपोन क्यों हो सकती है, फुल स्टमक पेशेंट है तो पोस्टपोन हो सकती है। उसके बाद हमने बोला कि 5% जो सॉल्यूशन रहेगा उसका पीएच कितना रहता है, थायोपेंटोन 2.5% या 5% का, तो हाईली अल्कलाइन रहेगा। उसके बाद हमने बात करी विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस फ्लूइड, क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड कौन सा फ्लूइड होता है, तो हमने इधर कोलोइड और क्रिस्टलॉइड दोनों फ्लूइड के बारे में अच्छे से बताया, कौन सा कोलोइड होता है कौन सा क्रिस्टलॉइड होता है। फिर इधर आ जाओ, फिर हमने बात करी कि कौन सा जो होता है सर्जिकल असिस्टेंट जो होता है सर्जिकल टीम में होता है, होमोस्टेट और एक्सपोजर में हेल्प करता है। फिर हमने क्या पढ़ा, कौन सा हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है, तो हमने पढ़ा फॉर्मेल्डिहाइड होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, तो इधर हमने ऑटोक्लेव के सारे टेम्परेचर बताए और हमने आंसर करा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं, आइसोफ्लूरिन के बारे में बात हुई अपनी। डेसफ्लूरिन जो होता है किसका आइसोमर होता है, तो आइसोफ्लूरिन का आइसोमर होता है। उसके बाद हमने बात करी कि बालों को रिमूव करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। उसके बाद हमने क्या बात करी कि कौन सा सर्किट जो है एफ सर्किट है, तो जैक्सन एंड रेयर सर्किट एफ सर्किट है। उसके बाद हमने क्या बात करी कि कौन सा टाइप का सिलेंडर एनेस्थीसिया मशीन में काम में आएगा, तो ई टाइप का काम में आएगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या बात करी, द इंपोर्टेंस ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन सीपीआर, सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन का इंपोर्टेंस क्या होता है वो बात करी, पूरा इधर बताया चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ तक। फिर हमने बात करी कि एल्कोहल जो होता है सैनिटाइजर में कितना होना चाहिए, तो 60% मिनिमम होना चाहिए, ये बात करी। नेक्स्ट हमने क्या बात करी कि बीएमडब्ल्यू में कौन सा कलर कोड रहेगा जिसमें डिस्पोज किया जाएगा बैंडेज या स्वाब, तो कौन सा हो गया, येलो कलर का हो गया। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी हुई होगी, आपको चीजें समझ आई होगी, और जो क्वेश्चन है वो सारे कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयरली पेपर जो है वही मैं करवा रहा हूं अभी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए, मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूं। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड बाय।